हाँ, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वॉइस आ रही है आपके पास। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज सैटरडे हमारा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल उससे फिजिकल केमिस्ट्री से। आपको कुछ बोलना तो अपना अपना माइक ऑन करिए, उसके अपना माइक ऑफ कर दीजिए कि फिर इधर इधर इको होने लगता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो एक एक चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। मुकेश जी अपना माइक बंद कर दिए प्लीज। तो एक एक चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, जैसे वहाँ चैप्टर खत्म होगा बीच में भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग उस चैप्टर का फिर टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो फिजिकल में स्टार्ट करेंगे पहले हम, तो वो हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। आप पीजी दीजिए, जीआईसी दीजिए, कोई भी एग्जाम में दिए, कम्पिटेटिव देते हैं आप, तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कई तरह क्वेश्चन बनते हैं, और खास बात एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यदि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, और ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आसान क्वेश्चन भी आता है तो गलत है। मुकेश जी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। तो समझ में आपको करना है, तो पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक बेसिक चीजें इसकी। तो वो कॉन्सेप्ट हमें आपको पता है, बस हम लोग उसे रिवाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझिए क्या होता है कि यदि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग पहले सिस्टम की बात करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स स्टडी की बात करें तो दो चीजें को हम बात करते हैं, एक सिस्टम, एक आपका सराउंडिंग। सिस्टम वह स्पेसिफिक पार्ट है आपका यूनिवर्स का जिसमें क्या हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हीट ट्रांसफर देख रहे हैं, वर्क डन देख रहे हैं, तो वो क्या होता है? सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। तो ये क्या होगा आपका? आप साथ में पेन और कॉपी रखिए और लिखते भी चलिए, उससे क्या आपके हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और साथ में आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो लिखिए सिस्टम क्या होता है, फटाफट लिखिए। सिस्टम क्या होता है? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, which is under observation, part of universe which is under observation। जो आपका यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आपका होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जब भी बात की जा रही है तो जिस पार्ट का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आपका सिस्टम होगा, उसको छोड़कर, यानी उसके अलावा बाकी यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग है। यानी जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है, उसके अलावा होल यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग है। यानी इसका मतलब क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट, remaining part of universe which is not a part of the system, which is not a part of system, are called surround। ये बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, आपको डिफिनेशन इसलिए जाएगी जिसकी कनेक्टिविटी के लिए आपको ध्यान रखना है। जिसके जिसकी पार्ट भाई वर्क कौन कर रहा है? डन कर रहा है सिस्टम। किस पर वर्क डन हो रहा है? सिस्टम पर। तो भाई सीधी बात, यदि वर्क डन सिस्टम कर रहा है तो किस पर करेगा? सराउंडिंग पर करेगा। यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो काम कौन कर रहा है? सराउंडिंग कर रहा है। किस पर कर रहा है? सिस्टम पर कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है, और उसके अलावा रिमेन्स यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग। ये सिंपल सी बात है, आपको पता है, हम लोगों ने बात कर ली। अब आते कुछ हम सिस्टम्स की बात करते हैं जिनको आपको समझना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका क्यू, डब्ल्यू, टेम्परेचर वगैरह सब मेजर करते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन में क्या होता है? टेक्स्ट पार्ट होता है, उस टेक्स्ट पार्ट से आपको बहुत चीजें समझनी होती है। तो एक बार आप क्वेश्चन की भाषा समझना सीख गए तो थर्मोडायनामिक्स बहुत ईजी भी है। यदि आपको समझ में आ गया तो थर्मोडायनामिक्स सबसे आसान चैप्टर है, बस को समझना है हम लोग को है। तो अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की।
ओपन सिस्टम, ओपन क्या होता है ओपन सिस्टम? पहली बार ओपन मतलब खुला हुआ सिस्टम है, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी, system which can exchange matter as well as energy with surrounding is called open system, called open system। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज्ड भाई, क्लोज सिस्टम क्या, ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, मैटर का भी एनर्जी का भी। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो फटाक से लिखिए, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी not matter with surrounding, not matter with surrounding called closed system। बहुत आसान है, बात से क्लियर है। ठीक, अगला टर्म क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बोला, आइसोलेट, ऐसी बात जो आइसोलेट, टोटली आइसोलेट होगा मतलब उसका किसी से लेना देना नहीं है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में लिखिए बेटा फटाक से, सिस्टम विच neither exchange energy nor matter, system which neither exchange energy nor matter with surrounding, with surrounding it's called isolated system। बात क्लियर है, आपको पता है चीजें, हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपको इसमें सभी लोग एमएससी हैं, क्वालिफिकेशन इसकी एमएससी है, आपने सब चीजें पढ़ रखी है। इस क्लास का मतलब ये है कि आपने जो चीजें पढ़ रखी है आपको याद है, वो रिवाइज होती चलेंगी और साथ में आपका कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। इसी बहाने आप 1 घंटे यहाँ पढ़ेंगे, 10 हम लोग जो पढ़ेंगे घर में आप कुछ ना कुछ 1-2 घंटे और पढ़ेंगे, तो पढ़ाई का जो है आपका रिदम बना रहेगा। तो जब भी वैकेंसी आएगी तो हम लोग आसानी से एडवर्टाइजमेंट आते ही टाइम डबल कर देंगे और स्पीड और तेज कर देंगे। ठीक है, अभी क्लास आपको पता लगे कि बहुत स्लो चल रही है, लेकिन धीरे धीरे से क्लास बढ़ते रहेगी, आपको हमारा जब ट्यूनिंग बनने लगेगा तो स्पीड अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अगला टर्म लिखिए, कुछ टर्म हम लोग सीख लेते हैं, पता है आपको लेकिन जस्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम, एक टर्म बात से लग रहा है होमोजीनियस मतलब सिमिलर होगा, यानी आपका जितने भी सिस्टम में फेज हैं सब क्या होंगे, सेम फेज के होंगे, या तो सारे के सारे गैसेस होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन मतलब रिएक्टिंग या रिएक्टिंग चीज या प्रोडक्ट है आपका, या आपका क्या होगा, सबका सब लिक्विड में होगा या फिर सब सॉलिड में होगा। फेज क्या होगा, सेम होगा, तभी उसे कहते हैं होमोजीनियस। तो लिखिए, व्हेन सिस्टम इज यूनिफॉर्म, व्हेन सिस्टम इज यूनिफॉर्म throughout, that is system has only one phase, system has only one phase, सिर्फ एक फेज है आपका, तो क्या हो गया बेटा, आपका होमोजीनियस सिस्टम हो गया। बात से क्लियर, टर्म से आपको समझ में आ रहा है, होमोजीनियस मतलब आपका सिंगल फेज होगा सिस्टम में। अगला टर्म क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम
एंड सी बात इसमें बेटा क्या होगा, सिस्टम का यूनिफॉर्म नहीं, हेट्रो मतलब डिसिमिलरिटी होगी, जिसका मतलब मोर देन वन फेज होगा, जैसे कि आप बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताएगी किस बारे में बात हो रही है। होमोजीनियस करें मतलब सब सारे के सारे आपका जो स्पीसीज है वो सिंगल फेज में है, एक ही फेज में है। हेट्रोजीनियस यदि बात करें इसका मतलब मोर देन वन फेजेस है। तो लिखिए व्हेन सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म that is system has two or more phases, that is system has two or more phases। ठीक है, आप क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कॉमन टर्म सीखे, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अगली चीज सीखते हैं। अगला क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन भी जानना और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको उसकी डिफिनीशन भी पता होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बेटा एक एक क्वेश्चन का महत्व है। यदि आपने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में गलती की तो आपका उसमें फिर क्या होता है, नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा किसी भी कंपटीशन में यदि आप बात करेंगे तो सिलेक्शन जो आपकी तैयारी अच्छी है तो ना होने का सबसे मेन कारण होता है सिंपल क्वेश्चन का गलत होना। हमेशा सिलेक्शन में बाहर आदमी यदि आपकी तैयारी अच्छी है और यदि कुछ मिस्टेक होता है तो हमेशा सिंपल क्वेश्चन से नुकसान होता है, तो ये कहते हैं सिली मिस्टेक। तो उस पर आपको पहले ज़्यादा वो ध्यान रखना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम उसकी बात करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसी को याद है तो बता सकता है? क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी को पता है? चलिए लिखिए, वॉइस क्लियर आ रही है ना बेटा? तो वॉइस क्लियर नहीं आए तो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, सर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value, properties of the system whose value depends upon, properties of the system whose value depends upon the quantity of substance, whose value depends upon the quantity of substance are called extensive properties, are called extensive properties। यानी क्या मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब, whose values depends upon the quantity of substance, सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वो कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स क्या ध्यान रखना है, मास, वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी,
हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है और उसका मतलब क्या होता है यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी चीज में हो तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। अगला टर्म हमारा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीधी बात है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी। तो लिखिए, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are properties of system which are independent of, which are independent of amount of substance, independent of amount of substance। ये क्या है, independent of substance। हेलो, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, ठीक है। ये कॉपी कर लिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। बहुत आसान है समझना भाई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी हमारी है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यदि किसी को पता है प्लीज बताएं। किसी को पता है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है?
किसी को बताया तो बताया बेटा कि करेंट रहेंगे क्लास में, तभी पढ़ने में अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम बताते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, अच्छी बात। हाँ, क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? सर जो मतलब जो भी पता हो आपको, जो लगता है ठीक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ठीक है बेटा, साफ साफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, ठीक, अच्छी बात है। थर्मल है, इसका मतलब नो हीट फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ सिस्टम टू अनदर, यानी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, आपको जो सिस्टम का टेम्परेचर है वह क्या है, वह कांस्टेंट है, वो क्या है, वह कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए, इफ नो हीट फ्लो, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम यदि क्वेश्चन में आपके थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है इसका मतलब क्या है, नो हीट फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ सिस्टम टू अनदर, यानी सिस्टम के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, या कहीं बात हो रही है क्वेश्चन में, थर्मल इक्विलिब्रियम का टर्म यूज हुआ है, इसके मतलब सिस्टम में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। यदि हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या समझना है, दैट इज टेम्परेचर, ऑफ द सिस्टम remains constant, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की यदि बात किया कर रहा है, यानी कि आपका हीट का फ्लो सिस्टम में नहीं हो रहा है एक पोर्शन दूसरे पोर्शन में, इसका मतलब हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल कंडीशन में आपका सिस्टम है। यह चीज आपको समझनी है, यदि थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म यूज किया गया तो इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला टर्म, समझिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अभी बात की हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की, अब बात हो रही है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे सिस्टम के, when no work is done by one part of system on another part, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्टम में जो पार्ट है उसमें एक पार्ट के द्वारा दूसरे पार्ट पर कार्य नहीं हो रहा है, दूसरी भाषा में कहें, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। का मतलब क्या हुआ, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस within the system or between system and सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आपका जो है वह टर्म कहलाएगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यदि टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो वह कहलाएगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। तो कौन सा टर्म यूज हो रहा है, उसका क्या मतलब है, ये हम लोग सीख रहे हैं अभी। यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है, किसी कोई डाउट है पूछ सकता है, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, अब हम लोग कुछ प्रोसेस की बात करते हैं। ये तो हम लोग या पूरे उसकी बात करें, अब हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी कोई प्रोसेस हो रही है उसके लिए क्या क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा पहला टर्म यहाँ पर है
आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, खूब आपको यूज होता है फिजिकल के क्वेश्चंस में, आपको ये टर्म अक्सर मिलता रहता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फिजिकल से काफी आते हैं, तो इस टर्म से हमें कुछ समझना होता है। क्या होता है इसका मतलब, कोई बताना चाहेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? टेम्परेचर सर रिमेंस कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर टेम्परेचर बात कांस्टेंट। क्लियर है? हाँ ठीक है, सुनिए बेटा, माइक अपना ऑफ कर लीजिए भाई। सीधी बात, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा है, मतलब वह प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट रहेगा तो देखिए ये तो हो गया एक टर्म। अब उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या सही है, इस तरफ क्वेश्चन आते हैं क्या सही है, तो आप समझिए, पहले हम लिख लेते हैं फिर हम उसका क्वेश्चन पर आते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब प्रोसेस in which temperature of system remains constant. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आपका टेम्परेचर सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर मतलब सिस्टम का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, प्रोसेस के दौरान यदि कांस्टेंट रहता है तो वह आइसोथर्मल कहलाएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ, इसको समझिए कैसे कैसे बन करता है, यानी डी टी इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, वो जीरो है, या इसको बड़े टर्म में कहें तो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। बहुत ध्यान समझिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी टी मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जीरो, या डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, दोनों सेम होगा तो चेंज क्या आ जाएगा, जीरो। इसके साथ ही जो आपको ध्यान रखना है, आइसोथर्मल यदि प्रोसेस है, बहुत ध्यान सुनिए बेटा, यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखिए कुछ बुक्स में इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादा एनसीईआरटी वगैरह में यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम भी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं डेल्टा यू, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत ध्यान समझो रे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इक्वल टू जीरो। कई जगह इसका हम लोग यूज करेंगे हीट निकालने में, वर्क निकालने में, तो वहां पर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका रिलेशन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वहां पर हम लोग सब बातें करेंगे। तो यदि आपका कह दिया आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान समझिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस तो यदि क्वेश्चन कह रहा है, इसके मतलब यह वो आपको बता रहा है कि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा, बेटा इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी डेल्टा यू जीरो होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, यदि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, यदि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो डेल्टा एच क्या होता है भाई, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। ये क्या होता है बेटा, डेल्टा एच क्या होता है, ये होता है आपका चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कहें या एंथैल्पी चेंज कहें, दोनों एक ही टर्म है, चेंज इन एंथैल्पी कहें या एंथैल्पी चेंज कहें। तो यदि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल चेंज, और चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज वह क्या होगा, जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर चेंज जीरो होगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, और साथ ही आपका जो डेल्टा यू होगा यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वह जीरो होगा, चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा, जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको इसे क्या करना है, याद रखना है। यदि आपको याद रहेगा तो बहुत
ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बड़ा यही है कि आपको उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, साइन कन्वेंशन, ये सब चीजें इतने अच्छे से याद रहेंगी, क्वेश्चन उतना ईजी होगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस और बाकी थोड़ा थोड़ा चेंज करके ऑप्शन बनाते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मिलता है, उम्मीद है ध्यान रहेगी। हमें शुरुआत की, आगे बढ़े हम लोग। कोई कंफ्यूजन बेटा देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो माइक है, आपको यदि किसी में कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो अपना माइक ऑन करिए और अपनी बात कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। ये टर्मिनोलॉजी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये सब बातें एक ही बार होंगी, फिर हम लोग हमेशा क्वेश्चंस करेंगे तो इसको यूज करेंगे। आइसोबारिक सर बोर्ड पे पढ़ाइए, क्या बेटा? बोर्ड पे सर पढ़ाइए तो सही रहता ज्यादा। बोर्ड पर, इस पर ही चलेगा, बोर्ड पर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती फिर उसमें, क्लास अच्छा तो इस पर अच्छा। चलेगी। आपके मोबाइल, हाँ मोबाइल में बोर्ड पर क्या होता है, हमने एक बार ट्राई कर लिया, बोर्ड पर फिर वो व्यू थोड़ा विजन अच्छा नहीं आता है, तो बच्चा कुछ कहता रहता है तो सुनाई भी नहीं देता है, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया। ठीक है, आइसो अच्छा बारिक प्रोसेस। ठीक। तो आइसो बारिक प्रोसेस क्या है? जो बारिक टर्म यूज होता है बेटा, वो होता है हमेशा प्रेशर के लिए। बारिक टर्म इसलिए यूज होता है प्रेशर के लिए, यानी वो क्या है, प्रोसेस इन विच, आइसो बारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस in which pressure of system remains constant। बहुत ध्यान समझिएगा, यानी आइसोबारिक प्रोसेस ने कहा, तो इसके मतलब ये है कि प्रोसेस के दौरान सिस्टम पर जो प्रेशर है लग रहा है और जनरेट कर रहा है, वह क्या होगा, वह फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। इसके मतलब कि डेल्टा पी इक्वल टू डी पी इक्वल टू 0 या डेल्टा पी इक्वल टू 0, यानी P1 P2 कहा जाए, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर क्या होगा, दोनों सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को तो प्लीज अपनी बात कहे, वरना आगे बढ़े। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग से क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, को बताना चाहेगा? क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा? सर इसमें हीट ट्रांसफर न आती है न जाती, मतलब दोनों तरफ से। हीट का एक्सचेंज नहीं होता। यस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, ओके बेटा, अपना माइक बंद करिए, हम बात करते हैं। तो यानी इसका मतलब एडियाबेटिक टर्म यूज किया है क्वेश्चन में, यदि एडियाबेटिक टर्म यूज किया है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न हमारा कहना चाह रहा है प्रोसेस इन विच, यानी प्रोसेस इन विच सिस्टम not exchange heat with the surrounding, not exchange heat with the surrounding। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, टर्मिनोलॉजी को एक बार समझ गए तो काम हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। टर्म समझिएगा, एक्सचेंज का है उसमें, यानी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, ना ही इवॉल्व करेगा। ओके, एक्सचेंज टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब यदि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, इसके मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, सिस्टम ना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, ना ही क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। यह चीज ध्यान रखनी है आपको, यानी दैट इज, इसका मतलब जो हमें समझना है वह मेन पॉइंट ये है, दैट इज हीट not absorb
not evolved by the, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, तो आपको ध्यान रखना है। एडियाबैटिक का मतलब ये होता है, इसका मतलब आपका डी क्यू क्या होगा, 0 होगा। डी क्यू चेंज इन हीट 0 होगा बेटा, क्यू 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगला टर्म, अब हम कुछ और चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं। इस बार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया था, हमारे से कई क्वेश्चन आए थे, उसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन उसने कई क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पहले दे दिया और फिर थोड़ी समय बाद उसी टाइप क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया। तो हम कुछ टर्म पूछना चाह रहे हैं। इंडो थर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? क्या आप अपनी बात रखें, किसी को पता हो तो प्लीज बताएं, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सर हीट एब्जॉर्ब होता है सर। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम कुछ टर्म लिख रहे हैं और इसके बाद हम लिख रहे हैं एक और, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत छोटे टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको काफी पहले से सुन रहे हैं, लेकिन अक्सर इसके क्वेश्चन जब आते हैं थोड़ा सा घुमा देता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सही भी होता है, कभी कभार गलत भी हो जाता है। तो यह टर्मिनोलॉजी बहुत सीखना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन मैंने बोला पॉलिटेक्निक में 2 क्वेश्चन आए थे इसी कॉन्सेप्ट से। कई बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमने कई बच्चों को देखे जो ठीक ठाक हैं, उनसे भी गलत हुए क्वेश्चन। हम थोड़ा लिखते हैं फिर कुछ समझते हैं आपसे। तो इंडो का समझिए मतलब, पहले टर्म समझ लीजिए फिर हम लोग इस पर आगे आते हैं। इंडो, जब भी हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की, तो सबसे सिंपल तरीका समझने का ये है कि आप अपने आप को सिस्टम समझें। अपने आप को क्या समझें, सिस्टम समझें। तो सीधी बात समझिए, तो जब आप अपने आप को सिस्टम समझेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन या फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा यदि आप अपने आप को सिस्टम समझे। इंडो का मतलब अंदर, इंडो का मतलब क्या, अंदर। तो जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, बहुत ध्यान समझेगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वह क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब थोड़ा और ध्यान समझिए। जब हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, इसके मतलब रिएक्शन यदि हीट एब्जॉर्ब करे, इसका मतलब वह रिएक्टेंट साइड में होगा। बहुत ध्यान समझिए, मैं टर्म क्या यूज कर रहा हूँ। रिएक्टेंट साइड में लिखी जाएगी वो वैल्यू, प्लस ई रिएक्टेंट साइड में, मैं लिखूंगा अभी। अब हम लोग बात कर लें फिर। ठीक है, डेल्टा एच का मान क्या होगा, डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि उतना यदि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो उतना हीट उसके पास बढ़ गई। इसको इस तरह समझिए बेटा, हीट एब्जॉर्ब किया, उतना हीट क्या होगी, सिस्टम के पास बढ़ गई। आप सिस्टम है मतलब डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज प्रोसेस के दौरान एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पर डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव में होगा। और यदि रिएक्शन लिखी है तो वो कहाँ लिखी होगी, वह उसमें ई का वैल्यू रिएक्टेंट साइड में लिखा होगा। यदि एब्जॉर्ब कर रहा है ना। ठीक, यहाँ तक बात। कोई कंफ्यूजन यदि हो तो माइक ऑन करके पूछे, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म यदि आपको समझ में आ गए तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री समझना थोड़ा इजी होगा। और जो एग्जाम के समय दिक्कत होती है वो यही छोटे छोटे टर्म जो होते हैं वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यदि ध्यान उतर जाता है तो। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, जब बात करेंगे इंडो मतलब हम सिस्टम है, हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा रिएक्शन के दौरान। यदि आपका वही हीट लिखी जाएगी रिएक्शन में तो रिएक्टेंट साइड में लिखी जाएगी प्लस में। आप देंगे ना तभी तो आगे बढ़े। डेल्टा एच का मान क्या होगा, डेल्टा एच का मान क्या होता है इसके लिए डेल्टा एच का मान ध्यान समझिए बेटा, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। यदि हम लिख रहे हैं सिंपली कोई रिएक्शन, ए प्लस बी आपका रिएक्टेंट है, इसमें
एनर्जी हमने x मान ली, x किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहे हैं और C प्लस D बन रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, ओके। x किलो जूल है, A प्लस वही आपका रिएक्टेंट है, उसमें हम x किलो जूल दे रहे हैं। इसके लिए यदि हम इस रिएक्शन के लिए बात करें तो आपका जो डेल्टा H का मान होगा वो आपका माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, माइनस एक्स उसमें होगा, प्लस एक्स किलो जूल पर मोल होगा, ठीक है, जब डेल्टा H लिखा जाएगा। लेकिन रिएक्शन लिखी जाएगी तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए, क्योंकि यदि कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो हमें अच्छी चीज आ जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज, अगर मैं आगे बढ़ूँ। कोई डाउट किसी को समझने में? इंडोथर्मिक कैसे लिखी जाएगी? लिखी होगी तो इस तरह लिखी होगी, इस तरह लिखा है, रिएक्टेंट साइड में भी आपका एनर्जी दिया है, इसके मतलब आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिस्टम हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि हम प्रोसेस की बात करेंगे तो या सर यह ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर? कैसे बोले? या सर ऐसे भी लिख सकते हैं सर, प्रोडक्ट साइड माइनस कर दें? प्रोडक्ट साइड माइनस कर दे, हाँ माइनस, बात वही हुई। आप उधर ले आएंगे तो साइड बदल जाएगा तो अंडरस्टूड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस। वो उसमें कोई समस्या नहीं, वो तो हम अभी तो सिंपल बात करें। बाकी तो आप जब उधर ले आओगे तो अपना साइन चेंज आएगा, तो भाई एरो के अदर साइड जाएगा तो साइन चेंज ही जाएगा, तो अंडरस्टूड है, ठीक, ओके, बात क्लियर है। तो यह आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा, ओके, बात क्लियर है। यदि अब आप दूसरी बात पर आते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, यानी जब सिस्टम हीट इवॉल्व करे, बाहर मतलब निकाले, तो भाई सीधी बात, सिस्टम यदि हीट निकालेगा तो उसके बाद जो टोटल हीट होगा उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम होगा ना। यदि आप यदि हीट के आगे मान लिया आप कोई चीज खर्च करते हैं तो आपके पास जो टोटल अमाउंट था उसमें क्या उतना कम हो गया। तो एक्सोथर्मिक का मतलब इंथैल्पी चेंज, आपका जो डेल्टा H क्या होगा, इंथैल्पी चेंज, वो आपका निगेटिव होगा। निगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब समझिए, पॉजिटिव साइन का मतलब बढ़ रहा है वो चीज, निगेटिव का मतलब उतनी चीज क्या हो रही, इवॉल्व हो रही, घट रही है, अच्छी समझिएगा। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H का मान जो होगा वह निगेटिव साइन के साथ होगा। क्या होगा? निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। हम इसी प्रोसेस को कह रहे हैं। यदि हम इसको कह दें, यदि इसके लिए लिखा है आपका C प्लस T A प्लस B प्लस X किलो जूल पर मोल। यहीं पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो ये आपका बेटा जब प्रोडक्ट साइड में आपका प्लस में है, इसके मतलब आपका क्या हो रहा है, यह कितनी जूल, किलो जूल हीट इवॉल्व हो रही है। क्या हो रही? इवॉल्व हो रही है। यानी इस प्रोसेस में जो हमने लिखा है उसके लिए डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा? माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। इस कॉन्सेप्ट को समझने में यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य है कि आपके मन में जो भी डाउट है वह क्लियर हो। इसीलिए मुझे ये ऐप अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फायदा क्या है कि आप अपना माइक ऑन करके जो भी चीज़ आपको समझ में आए वो तत्काल पूछ सकते हैं और समस्या का निदान तुरंत हो जाता है। वरना होता है कि आपने उसको यदि नहीं समझा या फिर आप उसको नहीं पूछते हैं, फिर बाद में वो भूल जाता है। तो आपको अभी जो बताया इसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर करें, वरना हम अगला इस पर बात करें। इसी पर हमें को थोड़ा और बात करनी है। क्लियर है? किसी कोई समस्या है तो प्लीज पूछिए। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम थोड़ा इसमें और बात करें। टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन इस पे बनते हैं। आपको रिएक्शन लिखी हुई है, मैं यदि नंबर कर दूं इसमें थोड़ा, एक मिनट, जो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया उसके हिसाब से थोड़ा मैं डिजाइन करें। ये पहला हमारी रिएक्शन है या दूसरी रिएक्शन, उसमें एक रिएक्शन दे रखी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको तो जो आपका एनर्जी दी है उससे मतलब है। यदि हम पहली रिएक्शन की बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, रिएक्शन की बात करें तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप रिएक्शन लिखिए, आपके मोबाइल पर है, आपको सोच के बताना है। यदि हमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फॉर रिएक्शन 1, फिर से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। फॉर रिएक्शन 1
यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? यदि हमारी क्वेश्चन बहुत समझ बूझ के बताइएगा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फॉर फर्स्ट रिएक्शन, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? तीसरा ऑप्शन कुछ चौथा कुछ भी हो सकता है, मतलब नन ऑफ दीज भी हो सकता है कि पहले, लेकिन आंसर इन तीनों में से कोई एक है। नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं, अपने हम क्वेश्चन को फिर से कहते हैं। हमारा पहला रिएक्शन है, देखिए क्लास में जुड़ेंगे तो भी पढ़ने में आपको मजा आएगी, चीजें समझ में आएगी। हम क्वेश्चन को फिर से कह रहे हैं, जो हमने पहली रिएक्शन लिख रखी है, हमने ग्रीन पेन से लिख दिया फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट रिएक्शन में यदि हम बात करें, आपको इस तरह रिएक्शन लिखी हुई मिली है, होता वहां पर कोई कंपाउंड दे रखा हो, हमने एबीसी सिमुलेशन मान रखा है। तो यदि आपसे कहे कि फॉर गिवन रिएक्शन यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज? I think no change आई थिंक नो चेंज। because amount of Yes. reactants is same, only temperature is different. ना बड़ा अमाउंट की बात उसने की नहीं। अमाउंट जिस पैरामीटर को हटा देता है उसकी बात हम करते ही नहीं। जिस पैरामीटर को नहीं बताया था ना, उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्सेप्ट में होगा, उसने उस फैक्टर की बात ही नहीं की। Yes. और कोई सर बढ़ेगा, क्योंकि इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। बहुत इंडोथर्मिक। सिंपल, बस सिंपल एक लाइन का फंडा है, एक लाइन का फंडा है। तो हमने एंडोथर्मिक हमने सब कुछ लिख रखा है, वहां पर आपको सिर्फ रिएक्शन मिलेगी, ये तो आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए एंडोथर्मिक यदि आपने समझ लिया, पहले बहुत ध्यान समझिए, पहले तो आप या तो एंडोथर्मिक समझ जाए, रिएक्शन लिखी होगी, एंडोथर्मिक को नहीं लिखा होगा, सिर्फ रिएक्शन लिखी होगी, या तो डेल्टा एच का साइन के साथ लिखा होगा, या फिर आपको जैसे मैंने रिएक्शन ये लिखी है उस तरह आपको मिलेगी, या तो पूरा डेल्टा एच फॉर्म में। मैंने पॉलिटेक्निक का आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें 2 रिएक्शन दे रखी थी, आप देखिएगा पेपर आगे फिर फर्स्ट वाला 2 रिएक्शन उसमें आगे पीछे क्वेश्चन था। हाँ, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो यह उसमें या तो यह लिखा मिलेगा, या तो आपको एक्स ना देके डेल्टा एच के फॉर्म में देगा। दोनों क्वेश्चन ऐसे, एक में आपको एनर्जी लिख रखा था, एक में डेल्टा एच दे रखा था। आपको यह सब पहले प्रेडिक्ट करना है कि एंडोथर्मिक में कैसी रिएक्शन लिखी होगी। आपने समझ लिया, हम उतनी देर से बात कर रहे थे। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का सीधा मतलब है कि आप हीट बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी दोगे ना, उसे हीट दोगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर बढ़ाने का कोई ना कोई तो आप फैक्टर लगाओ तभी टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, या तो आप भाई फ्यूल दो या इलेक्ट्रिसिटी दो, कैसे भी करके आप एनर्जी बढ़ाओगे। एनर्जी बढ़ाओगे, ध्यान देखो रिएक्टेंट साइड में है तो आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब अमाउंट की बात हमने बेटा पहले कहा कि जिस फैक्टर की बात नहीं करता वो उसकी लिमिट नहीं, वो मतलब लिमिटिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये मेरी बात होगी। अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपनी बात रखिए। हाँ बेटा प्लीज। सर कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग टेम्परेचर आपको हम बता रहे हैं। देखिए मैं आपसे ये टर्म में आपने जो यूज किया उसके लिए मेरा एक बहुत पर्टिकुलर जवाब है, केमिस्ट्री में हमेशा लागू होता है कि केमिस्ट्री के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कंपटीशन में और कॉलेज के एग्जाम में एक चीज अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करिए। हम अपने कई बच्चों से बात करते हैं, अक्सर कहते रहते हैं, हम लोग अपने समय में थे ये दिक्कतें होती थी, बाद में हम लोग समझे। होता क्या होता है कि क्वेश्चन जो कह रहा है हमेशा उस दायरे में सोचिए। आपने जो बात की मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो रिएक्शन अलग है, इन्हें हमें याद रखना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ने जो कहा हमें उसका समझना है, ठीक है बेटा, उसने बाकी फैक्टर की बात नहीं की, ठीक है। तो क्वेश्चन ने जो कहा हमने उसके हिसाब से आंसर दिया। यदि आप और कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो सिली मिस्टेक टर्म हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में वो यही होते हैं। तो क्वेश्चन के दायरे में रहकर यदि आप आंसर सोचेंगे तो आंसर आपका हमेशा सही होगा, एरर कम से कम होगा। हमने क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी, उसमें लिखा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगा। आपने साफ साफ देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर। ओके, बात क्लियर बेटा? सर थैंक यू। यस सर। हाँ अगला, हाँ बेटा अगला देखिए नेक्स्ट। अब इस ये यदि आप इस अप्रोच से, हम लोग को सिलेक्शन लेना है बेटा, हमारा टास्क जो है वो सिलेक्शन है। हम इस अप्रोच से भी तैयारी करेंगे तो हमें चीजें अच्छे से आ रही। वो आप जिन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम समझ रहे हैं,
वो सब हम आते हैं जब मुद्दों पर जो स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन हम अलग से याद रखेंगे। वो हम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो लैटिट्यूड प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वो सब बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहाँ वो दिखाएगा, वहाँ वो वैल्यू देगा, बताएगा ऐसे घटना बढ़ना, वो सब बाकी फैक्टर्स की बात करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में बात करेगा, लैटिट्यूड प्रिंसिपल की बात करेगा। यहाँ हमने सिंपल रिएक्शन लिखी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमने बता रखा था। यदि आपसे कहें कि सेकेंड वाली रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर घटाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड रिएक्शन जो हमारी है उसमें यदि हम टेम्परेचर घटाते हैं, जो भी टेम्परेचर आपका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। और किसी का कोई जवाब? क्वेश्चन यदि मिस हो गया तो मैं अपनी बात फिर से रखता हूं। सेकेंड रिएक्शन जो है, यदि उसमें हम आपको रिएक्शन दी हुई है और आपसे कहता है कि यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, घटेगा? किसी टेम्परेचर पर रिएक्शन हो ही रही होगी, हम उससे कम कर रहे हैं, एक्चुअली कोई टेम्परेचर उससे हम यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? जितना आपको डाटा दिया है, बढ़ेगा घटेगा, नो चेंज। बढ़ेगा, साफ सुथरी सी बात है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है भाई वो आप चाहे सिर्फ रिएक्शन लिखिए हो चाहे डेल्टा एच की वैल्यू से दे, साफ सुथरी बात है। टेम्परेचर यदि हम घटाएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। बाकी उसने किसी फैक्टर की बात नहीं की तो उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो अपना क्वेश्चन रखे, क्वेरी रखे, वरना हम लोग आगे बात करें। कुछ पूछना बेटा इसमें आपको? नो सर, ठीक है। हाँ ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें आप बहुत लोगों से धीरे धीरे हम लोग जब जुड़ते जाएंगे तो आपको क्लास अच्छी लगेगी, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा, चीजें आप सीखेंगे भी। बस इसमें देखिए, मैंने पहले कहा आपसे कि जब आप किसी सिस्टम में जुड़ते हैं, कोई भी टीचर हो, मैं टीचर हूँ, एक्सवाइड कोई टीचर, आप भी कोई टीचर बनते हैं, तो थोड़ा आपको समय देना पड़ता है। बहुत जल्दी मत करिए कि हाँ नहीं सुना रहा है, थोड़ा समय दीजिए और धीरे धीरे पढ़ाई में जुड़िए। फिर आप देखेंगे, आप ज़्यादा नहीं, बस एक आध हफ्ते में हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आपको हमारी लिखावट भी समझ में आएगी, राइटिंग थोड़ा हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अफसोस, अब हम सुधार नहीं सकते उसको, लेकिन आप सीखने लगेंगे कैसे लिखते हैं। और उसके बाद बाकी चीज़ें हम लोग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तैयारी में आपको बहुत अच्छा लगे, तैयार होता जाएगा। सिलेबस हम लोग टाइमली जो हमने लगभग 8 महीने करीब बना रखा है, वो उसके अंदर ही खत्म हो जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा, यदि एडवर्टाइजमेंट आता है, मैंने पहले भी बता रखा है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आएगा तो हमारी स्पीड डबल हो जाएगी, लेकिन उसके पहले हम लोग स्मूथली पढ़ते चलेंगे, ठीक है? आज की क्लास एंड करते हैं। अगली मुलाकात हमारी आपको मंडे को होगी 8:30 बजे। कोई क्वेरी हो सर, आप एक सेकंड। हाँ सर। हाँ प्लीज, हेलो प्लीज अपनी बात रखें। सर, जैसे बुक क्या प्रीफर करें सर तैयारी के लिए? सर बुक आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी अभी। पहले आपके पास जो बुक है इस समय, एनसीईआरटी या जो भी बुक आपके पास है, पहले उससे स्टार्टअप दें, पहले पढ़ना शुरू करें। तो एनसीईआरटी तो होगी, एनसीईआरटी में 12th की बुक होगी, हाँ है सर, या कोई कंपटीशन की बुक होगी। जो बुक है पहले उससे शुरू करें। सबसे मेन चीज होता है बेटा शुरू करना और रेगुलरिटी। देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है रेगुलर पढ़ना। तो आप रेगुलर अपना टाइम बना लें, 2 घंटे 2.5 घंटे अपना पढ़ना स्टार्ट करें। फिर जब पढ़ने लगेंगे आपको, जब एक बार अच्छा लगने लगेगा तो फिर स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी दिक्कत नहीं। बस कोशिश करें कि रोज पढ़ें, ठीक है? ओके, तो हम लोग मंडे को मिलेंगे तो हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। जी सर। वो 2 दिन मैंने कहा था, 2 दिन इनऑर्गेनिक, 2 दिन। हाँ बेटा, तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा लिस्ट हो जाएगा आपके पास कौन सी बुक है, कौन सी लेनी चाहिए, बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो मंडे को हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, 2 दिन इनऑर्गेनिक, मंडे ट्यूसडे।